सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 4। वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आपको जो क्वेश्चन ज़रूर से करके जाना है ये एग्ज़ाम से पहले। तो मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसके बताने वाला हूँ, कैसे आपको सॉल्व करना है, किस तरह से इसको पूरा अटेंड करना है। इसमें क्या होता है, पूरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर वो पॉजिटिव होता है एक बार नेगेटिव होता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो क्या क्या है दोनों में अपन को करना पड़ता है। तो वही चीज़ अपन इसमें देखने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ने वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ओके, तो ए लिमिटेड क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है 70% इक्विटी ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड क्या हो गया यहाँ पर, बी लिमिटेड हो गया अपने सब्सिडरी, ए लिमिटेड हो गया अपने होल्डिंग। ठीक है, ये अपने दी हुई है डेट ऑफ एक्विजिशन वाली डेट, तो यहाँ पर लिख देते हैं डेट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने कि इसके लिए जो भी जितना भी परसेंटेज ऑफ होल्डिंग वो कर रहा है उसके लिए उसने कॉस्ट जो पे की है 10 लाख की पे की है। तो ये हो गई अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये चीज़ अपनी हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है व्हेन बी लिमिटेड हैज़ एन इक्विटी ऑफ 10 लाख, यानी कि बी लिमिटेड के पास जो इक्विटी की वैल्यू दी हुई है 10 लाख की दी हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फेस वैल्यू की है। इसके अलावा बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिए हुए हैं 80,000 के इन 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। मतलब जो रिजर्व सरप्लस है 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए आपको 80,000 के दिए हुए हैं। आगे बोल रहा है कि बी लिमिटेड फेयर्ड बैडली एंड सफ़र्ड लॉसेस, मतलब वो जो है यहाँ पर कई सालों से लॉस अब जो यहाँ पर सफ़र करता हुआ आ रहा है। आगे बोल रहा है कि हर एक ईयर के जो लॉस दिए हुए हैं 2,50,000, 4 लाख और 5 लाख और 1,20,000, ये 4 ईयर के अपन को क्या दिए हुए हैं, 4 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के अपने लॉस दिए हुए हैं। आगे बोल रहा है रेस्पेक्टिवली, मतलब सीक्वेंस वाइज। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि देयर आफ्टर इन 2015 आप ले सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो। 2015 और 16 में इसने बोला है कि बी लिमिटेड एक्सपीरियंस करता है और टर्न अराउंड एंड रजिस्टर्ड ऑफ एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000। उसका एनुअल प्रॉफिट जो बताया है किसमें, बी लिमिटेड एक्सपीरियंस करता है, उसका टर्न अराउंड है एंड रजिस्टर्ड एज ए एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000 रुपीज़। 50,000 रुपीज़ उसका एनुअल प्रॉफिट बताया। आगे बोल रहा है इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में उसने 2016-17 में और 2017-18 में बी लिमिटेड रिकॉर्ड करता है एनुअल प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख एंड रुपीज़ 1,50,000। मतलब पहले कंपनी जो यहाँ पर लॉस सफ़र कर रही थी, पर जो यहाँ पर ईयर आ रहा है कौन सा, 2016-17 और 2017-18, इसमें कंपनी बोल रही कि कंपनी ने एक तरह से स्विच किया और कंपनी जो यहाँ से प्रॉफिट कमाने लग गई है। यहाँ तक तो वो लॉस सफ़र करती हुई आ रही थी 4 साल तक, पर यहाँ से उसने प्रॉफिट जो है कमाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो बताया हुआ है 1 लाख और 1,50,000 बता दिया। अब आपको कैलकुलेट करना है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट और उसकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोले तो वही चीज़, वो जो आप गुडविल और कैपिटल रिजर्व का निकालते हैं वही अपनी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ पर होती है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर आपको निकालना है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसोलिडेशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है एक बार फिर से यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी कि जो भी आपकी गुडविल या कैपिटल रिजर्व है वो, और साथ ही जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसोलिडेशन। फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन करने के लिए आपको जो भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट चाहिए वो एट द एंड वाला चाहिए, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो वही चीज़ आपसे पूछ रहा है। तो इसी की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं। चलिए तो आते अपने नोट्स पर। तो देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखिए फिर से मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो भी अपने माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला कैलकुलेशन अपन देखते थे, तो सबसे पहले अपन देखते थे डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ एक्विजिशन में जितना ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट अपन लेते थे वो अपन CBS में अलग से दिखा देते थे एट द एंड ऑफ ईयर का कैलकुलेट करके। पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट 2 टाइप का होता था। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया कि पॉजिटिव भी होता था और एक नेगेटिव भी होता था। नेगेटिव जब भी होगा आपके, उसको अलग से दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये जो आप चीज़ अलग से CBS में दिखाते थे अलग से, अगर नेगेटिव वाली कंडीशन है तो उसको आपको दिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। इसको आप कैसे शो करोगे, जो भी होल्डिंग का, यानी कि जो भी आप CBS बना रहे हो उसमें जो भी रिजर्व एंड सरप्लस आ रहा है, इसमें P&L वाला जो भी आइटम आता है इसमें ही आप क्या करोगे, उसको नेगेटिव बैलेंस के साथ शो कर दोगे और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो बैलेंस शीट में बाहर दिखा दोगे।
तो इस तरह से आपको देखना पड़ता था। पर क्वेश्चन में आपको पूरा लॉसेस वगैरह भी दिए हुए हैं और प्रॉफिट वाली कंडीशन भी दी हुई है। तो इसी के लिए अपन को सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो जो पूरा यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है इसको मैंने यहाँ पर सम अप कर दिया है आपके लिए कि जो बिल लिमिटेड था अपने ईयर स्टार्टिंग पे कितना क्या बैलेंस था उसके, और करंट ईयर में जो भी यहाँ पर अपन को सिचुएशन दी हुई है किसकी, प्रॉफिट की और लॉस की। तो प्रॉफिट 4 साल का अपन को कंसेक्यूटिव ईयर का दिया हुआ था और 16, 17 और 17, 18 मतलब 2 सालों का अपने दिया हुआ था। 50,000 का 2016 का दिया हुआ था, 17 और 18 का अपन को 1 लाख और 1,50,000 रुपये यहाँ पर दिया हुआ था। तो अपन ने इसको सम अप करके यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो भी नेट एसेट है ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन उसको कैलकुलेट करेंगे और उसमें से अपन कैलकुलेट करेंगे गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, जिसको अपन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो इसके अलावा अपन जो भी नेट एसेट कैलकुलेट करेंगे उसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जितना माइनॉरिटी का हिस्सा है, माइनॉरिटी का हिस्सा जितना होगा उसी से स्टार्ट करेंगे और उसी से एम आई एट द एंड ऑफ ईयर अपन उसी पे जाएंगे। अपन क्या करते थे, एम आई ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेते थे, उससे ऐड करते थे जो भी प्रॉफिट है, लेस करते थे जो भी लॉस है, और फिर इससे अपन को पता चल जाता है एम आई एट द एंड। तो इसको एक एज अ जो यहाँ पर पॉइंट समझ कर आप जो याद कर सकते हैं कि शर्मिला जब भी नेगेटिव हो जाती है, शर्मिला बोल लेते हैं यहाँ पर, जो भी आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट है अगर वो नेगेटिव हो जाती थी तो वो CBS में चली जाती थी, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चली जाती थी। होल्डिंग के घर मतलब होल्डिंग वाले हिस्से में जो रिजर्व और सरप्लस का P&L वाला जो आइटम दिया हुआ है आपको उसमें चल जाती थी। और जैसे ही शर्मिला को वहाँ पर कोई भी पॉजिटिव दिखता था, पॉजिटिव बोले तो जैसे ही उसको प्रॉफिट दिखता था बाहर की तरफ, तो वो उसको खींच लेती थी। कब तक खींचेगी, जब तक वो खुद पॉजिटिव नहीं हो जाए। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में थोड़ी समझने में हेल्प मिलेगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले माइनॉरिटी वाला इंटरेस्ट निकालेंगे। देखिए नेट एसेट अपन ने निकाली, इक्विटी शेयर कैपिटल अपन को क्वेश्चन में दी हुई थी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की, रिजर्व सरप्लस दिए हुए थे 80,000 के, रिजर्व सरप्लस जोड़ दिए 80,000 का। ये हो गया अपने लायबिलिटीज अप्रोच से नेट एसेट। नेट एसेट में अपन ने 30% किसका निकाल लिया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और इस माइनॉरिटी वाले इंटरेस्ट को अपन ले गए परफॉर्मे में। परफॉर्मे में अपन को कैसे क्या दिया हुआ है सब कुछ, कि अपना जो भी ईयर है वो दिया हुआ है, पूरा ईयर की डिटेल दी हुई है, उसमें जो भी P&L है वो एडजस्ट करोगे आप। मैंने आपको बताया, देखिए भी जो भी एम आई एट द डेट ऑफ एक्विजिशन निकालोगे आप, उसमें जो भी प्रॉफिट है यानी P&L जो भी है प्रॉफिट है वो ऐड कर दोगे, जो भी लॉस है वो लेस कर दोगे, और एंड ऑफ ईयर जाओगे तो एम आई एट द एंड आपको पता चल जाएगा। तो यही चीज़ अपन कर रहे हैं कि ईयर ले लिया अपन ने, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो देख लिया, इसमें से माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है, और माइनॉरिटी का हिस्सा जितना है उतना माइनॉरिटी में चल जाएगा, जितना होल्डिंग का है वो अपने CBS में चल जाता था। तो अपने फर्स्ट ईयर का जो लॉस है वो कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए 2,50,000। तो 2,50,000 अपन ने लिखा, 2,50,000 में से माइनॉरिटी का कितना है वो अपन ने यहाँ पे लिखा, और जितना होल्डिंग का है वो अपन ने यहाँ पे लिखा। अब 3,24,000 का उसका वो था क्या, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट था ऑन DOA, इसमें अपन ने लेस किया 75,000 एज अपने रूल, जो भी था माइनॉरिटी ऑन DOA, इसमें से लॉस था तो अपन ने लेस कर दिया। तो लेस कर दिया अपन ने। इसके बाद जो क्लोजिंग है MI माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड अपन को पता चल गया 2,49,000। इसके अलावा अब आते हैं नेक्स्ट ईयर के पे। तो नेक्स्ट ईयर अपन को 4 लाख का क्या दिया हुआ था, फिर से लॉस दिया हुआ था, 4 लाख का अपन को लॉस दिया। इसमें से अपन ने माइनॉरिटी का कितना है, होल्डिंग का कितना है, दोनों को अलग अलग कर दिया एज अ परसेंटेज वाइज, जितना परसेंट वो होल्डिंग कर रहे हैं। और इसके बाद जो वापस से अपन ने निकाल ली MI एट द एंड, जो 2012-13 के एंड में ये पता चल गया अपन को। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। थर्ड ईयर में अपन को दे रखा है 5 लाख का, तो 5 लाख अपन ने यहाँ पे लिखा। ये P&L वाले अमाउंट है जो भी अपन लिखते हुए जा रहे हैं। इसमें से होल्डिंग का पता लगाया, तो सब्सिडी का पता लगाया यानी माइनॉरिटी का पता लगाया, और होल्डिंग का पता लगाया, अलग अलग कर दिया। इसमें 1,29,000 में से 1,50,000 किया। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ अपने माइनस में आ गई। तो मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था ऊपर ही कि जब भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव में जाएगा, वो जो यहाँ पर पॉजिटिव होके वो किस में चल जाएगा, होल्डिंग के CBS के साथ, होल्डिंग के P&L के CBS में। मतलब एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बैलेंस शीट में ले जाके। देखिए नेगेटिव में जो भी अपन ने अभी तक कंडीशन देखी थी
कि जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा वो, तो उसको अलग से दिखाना नहीं अपन को। जो भी रिजर्व सरप्लस होगा किसका, होल्डिंग का जो भी रिजर्व सरप्लस होगा वो CVS में अपन दिखाते ही है। तो जो भी है उसका P&L का बैलेंस होगा उसमें नेगेटिव तौर पर, जैसे नेगेटिव होगा उसको नेगेटिव तौर पर आपको दिखा देना है। तो ऐसे ही उसका रिजल्टेड बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो यही चीज़ अपन कर रहे हैं उसमें। तो ये देखिए यहाँ पर जो MI यहाँ से ही नेगेटिव होना स्टार्ट हुआ है, तो इसको अपन ने एक बार तो पॉजिटिव किया, यानी कि यहाँ का बैलेंस नील कर दिया एक तरह से। और इसको ले गए अपन किस में, जो भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें, उसके P&L वाले बैलेंस में, P&L वाले बैलेंस में ले गए। ठीक है, इसके बाद जो है इसी को शो करेंगे कहाँ पे, एक तरह से अपन यहाँ पर हिसाब किताब रख रहे हैं MI का, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, कि कितना हो गया। 21,000 उसका नेगेटिव बैलेंस था जो कवर किया हुआ है अभी तक किसने, होल्डिंग ने। तो 21,000 अपन ने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी तरह अपन ने दिखा दिया। इसके बाद जो है नेक्स्ट ईयर फिर से लॉस हुआ कितना, नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ अपने 1,20,000। इसको अपन ने बांटा, होल्डिंग का कितना, सब्सिडी का कितना, तो माइनॉरिटी अपन को पता चल गया, होल्डिंग का पता चल गया। तो ये फिर से नील जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नील हो गया था ना बैलेंस, तो ये फिर से नेगेटिव में जा रहा है। तो इसको अपन ने फिर से पॉजिटिव करा और इस वाला अमाउंट को एडजस्ट कर दिया किससे, जो भी होल्डिंग का P&L है उससे। और होल्डिंग का हिस्सा खुद का कितना था, 84,000। तो अब अपन इसके हिसाब किताब में चढ़ा देंगे इसके माइनॉरिटी वाले इंटरेस्ट के। तो पहले से 21,000 था, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, ध्यान रखना कि पहले से 21,000 था, इस बार कितना हुआ 36,000, दोनों को जोड़े 57,000 आ गया। और इसमें दिखाएंगे सिर्फ अमाउंट वाले में कि इस बार का कितना था, इस बार का 36,000 था। तो इस तरह से ये हो गया अपने नील वाला बैलेंस, ये अपने हिसाब किताब इसका माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, और ये चीज़ अपने ने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी P&L में। इसके बाद जो है इसी का क्लोजिंग बैलेंस नील अपने निकल चुका है। इसके बाद जो है आ जाती है थोड़ी फिर से एक और सिचुएशन आ जाती है कि एनुअल प्रॉफिट अब आ जाता है, मतलब अब आ जाती है एक तरह से अच्छे दिन वाली शुरुआत यहाँ पर से हो जाती है, यानी कि प्रॉफिट उसको देखने को मिलता है। यहाँ तक क्या देखने को मिल रहा था, लॉस। तो प्रॉफिट 50,000 का, इसमें से माइनॉरिटी का अलग करो और होल्डिंग का अलग करा तो 50,000। अब मैंने आपको बोला था देखिए स्टार्टिंग में कि जैसे ही वो पॉजिटिव दिखता है ना उसको, कोई शर्मिला को यानी माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, तो वो खुद की तरफ खींच लेगी। यानी कि ये जो 57,000 है, अब ये क्या करेगा, जैसे पॉजिटिव होगा ये बोलेगा भाई अब बैलेंस जो नेगेटिव में इधर पड़ा हूँ तो मेरे को पॉजिटिव कर दे, जितना भी तेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है वो इधर मेरे पास भेज दे। तो इसने क्या करा, जितना भी पॉजिटिव बैलेंस था उसको अपन ने लेस करा, उसको इधर भेजा और इसको एज ए नेगेटिव बैलेंस दिखा दिया। नेगेटिव बैलेंस क्यों, क्योंकि उतना अमाउंट अब अपन कम कर देंगे 57,000 में से, तो अब बचेगा अपने पास कैरी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला है 42,000। तो इस तरह से ये इस बार भी नील हो जाएगा क्लोजिंग। फिर अगले साल वापस से अपन को प्रॉफिट देखने को मिला था, ये देखिए 1 लाख का फिर से प्रॉफिट देखने को मिला। इसको बांटे माइनॉरिटी में, इसको बांटे होल्डिंग के में। तो फिर से ये बोलेगा भाई मैं इधर 42,000 का नेगेटिव बैलेंस में पड़ा हूँ और तेरे पास पॉजिटिव बैलेंस आया है, यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस आया तो मेरे को वापस से दे दे पैसे। तो ये क्या करेगा, 30,000 इसका नेगेटिव में करा इसने और ये इधर ले गया 30,000, और ये जो पहले का इसका नेगेटिव बैलेंस था तो इसने इसका सेट ऑफ करके बाकी का बैलेंस कितना बचा, 12,000 रुपये नेगेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव इसका माइनॉरिटी का हिसाब कितना बचा, सिर्फ 12,000 रुपये का। अगले साल फिर से प्रॉफिट हुआ, अगले साल कितना प्रॉफिट हुआ, 1,50,000 अपन ने अगले साल करा, इसमें से माइनॉरिटी का बांटा और होल्डिंग का बांटा। अब देखिए माइनॉरिटी का है 45,000, पर इसको चाहिए कितने इधर 12,000, सॉरी इसको इधर सिर्फ चाहिए 12,000। तो ये क्या करेगा, 12,000 तो लेस कर देगा इधर से और ये इधर आ जाएंगे 12,000 और ये इधर सेट ऑफ हो जाएगा, मतलब पूरा जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है उसका हिसाब किताब यहाँ पर पूरा हो जाएगा। हिसाब किताब होने के बाद अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करेगा, जितना उसने लेस कर दिया 30,000 लेस कर दिया, 12,000 लेस कर दिया 45 में से, तो अब उसका अमाउंट कितना बचा, ये देखिए 12,000 लेस कर दिया, मतलब 33,000 अब उसके पास बैलेंस बच चुका है। तो 33,000 अब आ जाएगा अपने पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 17-18। ये देखिए क्लोजिंग बैलेंस अपने बच चुका है 33,000 बच चुका है। तो 33,000 अपने एंड का बैलेंस जो है रिजल्टेड बैलेंस अपने हो जाएगा। तो इससे अपन को पता चल गया कि 33,000 जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट एट द एंड अपने कैलकुलेट होगा। तो ये चीज़ अपन ने दिखा दी है।
अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? तो जो भी गुडविल और कैपिटल रिजर्व अपन निकालते हैं वही अपने होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो नेट एसेट जो भी अपनी निकली थी उसमें से होल्डिंग का हिस्सा निकाला, होल्डिंग के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गए अपने पास जो भी होल्डिंग का हिस्सा है ऑन ड्यू है, उसको कंपेयर करा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से, तो 2,44,000 अपने पास आ जाएगी क्या? गुडविल, क्योंकि 10 लाख से कम है ये वाला अमाउंट, तो ये आ जाएगा गुडविल वाले हिस्से में। गुडविल वाले हिस्से में हर साल अपन 2,44,000 रुपये दिखाते जाएंगे। देखिए चीज़ हर साल को 2,44,000 से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आपको दिखा देना है। ओके, तो आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको देखना है, इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से CBS के क्वेश्चन में बता देता हूँ कि CBS अब आपको शो कैसे करना है इसको। तो जो भी पोस्ट वाला हो रहता है उसमें से माइनॉरिटी और होल्डिंग का अपन अलग कर देते थे। होल्डिंग का जितना हिस्सा होता थे उसमें उसको CBS में दिखाते थे, माइनॉरिटी वाला अपने माइनॉरिटी ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन में प्लस हो जाता था, लेस भी हो जाता था। इससे एट द एंड अपन को पता निकल जाता था, और जो भी प्री होता था वो अपने नेट एसेट में पूरा एडजस्ट हो जाता था। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पर वर्क करता है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 आपको एक बार से खुद से करके देखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन वीडियो देखोगे तो ऐसे समझ नहीं आता, खुद से करके देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो वीडियो बंद करके एक बार फिर से आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो वीडियो ओपन करके देखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।